नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम से बाजार में दबाव, निफ्टी करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 24,600 के करीब। बैंक निफ्टी भी नरम, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हल्की कमजोरी। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी में आज जोरदार दबाव, करीब 1% फिसले तीनों ही सेक्टोरल इंडिसेस। वहीं सरकारी बैंकों और कैपिटल गुड्स में खरीदारी का मूड कायम। कैपिटल गुड्स में केन्स, टेक और बीएचएल वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। इंडसइंड बैंक के नए बॉस को बाजार की सलामी, शेयर करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। राजीव आनंद 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ नियुक्त, 25 अगस्त से संभालेंगे कार्यभार। दमदार नतीजों से गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 9% भागा। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 56% का आया उछाल। उधर नतीजों के बाद डीएलएफ में करीब 3% की गिरावट। शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। चलिए, अब हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स के पैनल में गाबा सर और राजेश राजपूत जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके निर्मल बैंक से और नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी होंगे। और आज मंगलवार है और इसीलिए मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी मौजूद रहेंगे। ये सब कुछ ही देर में शो में। पहले ज़रा एक बार आपको मार्केट का हाल बताते हैं। निफ्टी एट डेज लो, और अब देखिए आप, अब हम 24,600 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट इंट्राडे में एक बार कर भी चुके हैं। ये मेक और ब्रेक जोन है मार्केट का, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी 170 पॉइंट नीचे। ज़्यादा बड़ी दिक्कत आज मिड कैप्स हैं, क्योंकि मिड कैप में कल की बड़ी रैली के बाद आज थोड़ी सी गिरावट आती हुई 400 पॉइंट नीचे। आप इंडेक्स के स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, सबसे ज़्यादा प्रेशर आज डाल रहे हैं इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और सन फार्मा। ये 5 स्टॉक्स, पाँचों बड़े स्टॉक्स, काफ़ी प्रेशर मार्केट के ऊपर इस समय इम्पैक्ट इन स्टॉक्स की तरफ से। गेनर्स में इंडसइंड बैंक हालांकि ऑफ डेज हाई, और उसके अलावा SBI। लेकिन FNO के स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पर भी काफ़ी मूव्स हैं। नुआमा वेल्थ आज का टॉप गेनर, करीब 3% ऊपर। APL अपोलो में अच्छे मूव्स हैं। केन्स, टेक, BHEL, CG पावर, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। और लोअर साइड पर आपका HPCL, MCX, IIFL फाइनेंस, मन्नापुरम और DLF। वीरू, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी स्कैनिंग, और पिछले लगभग 10 मिनट में जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इवन आई थिंक, जैसे कि अनुज कह रहे थे कि हायर लेवल्स पे शायद इंडसइंड बैंक प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लुक एट इंडसइंड बैंक नाउ, ऊपर से 25-26 रुपये साफ हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट्स जब सरेंडर कर रही हैं तो बाकी अगर आप देखें तो पेन है। फार्मा, IT बैकफुट पे, रिलायंस बैकफुट पे, HDFC बैंक बैकफुट पे। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और थोड़ा सा सोच के समझ के आई थिंक चलिएगा। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट डे लग रहा है। पैनल हमारे स्क्रीन पे हैं। अब नीलेश, गुड मॉर्निंग। आप क्या पिक कर रहे हैं? आपकी रीडिंग क्या है मार्केट्स पे? 2 ट्रेड्स आपके। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रख के चल रहे हैं। जिस हिसाब से एक दबाव हमें आज देखने को मिल रहा है, निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल 24,600 के नीचे फिसल चुका है। हो सकता है थोड़ी बहुत फॉलोअप सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है OMC स्पेस में से HPCL। इस पर्टिकुलर स्पेस में वैसे ही हम आज दबाव देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो HPCL को सेल करके चलने की सलाह होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा दिन के उच्चतम स्तर लगभग 406 के आसपास। निचले स्तर पर 386 और 380 तक की गिरावट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो HPCL एक बिकवाली वाला ट्रेड होगा। वहीं एक कॉन्ट्राबैट यहाँ पर खरीदारी वाला ट्रेड रडार पर आया है, वो है JSW एनर्जी। काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पर। टेक्निकली एक काफी अच्छा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है, और इतने वीकनेस के विपरीत यहाँ पर लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर, ये हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट किया है, बट यहाँ से और भी हमें तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 560, 575 तक की अपसाइड थोड़े से पोजीशन लिहाज से देखे तो काफी अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 532 का स्टॉप लॉस रखना होगा। JSW एनर्जी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, JSW एनर्जी सुबह से कई बार इस कार्यक्रम में इस पर डिस्कशन हो चुका है। और निफ्टी के लिए जरा प्लीज़ इंट्राडे लो लेके आइएगा। ये जो 630, 650, 580 बहुत महत्वपूर्ण ट्रैजेक्टरी है। कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का जोन यही था, याद रखिएगा। बाजार का अगर कैरेक्टर को टेस्ट होना है तो वो इसी जोन में टेस्ट होगा। लेट्स सी। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मेरे दोनों भी काउंटर बाय साइड के रहेंगे। पहले तो माझगांव डॉक यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि एक अच्छा अपमूव दे सकता है, जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था और एक करेक्शन जोन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। वो 2890 के आसपास के टारगेट ऊपर निकल के आ रहे हैं। 2760 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 2760 के स्टॉप लॉस से माझगांव डॉक को यहाँ पे बाय करना है। ओवरऑल यहाँ पे जो सेटअप है डेली चार्ट पे थोड़ा सा पॉजिटिव देखने मिल रहा है, और हमने हमारे क्लाइंट को भी ये काउंटर रिकमेंड कर चुके हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम भी डेली और वीकली चार्ट दोनों फॉर्मेट में अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। डेली में जो डाउनवर्ड ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, कल उसके ऊपर क्लोजिंग रखा था और 2800 के ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है, एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। तो ग्रासिम को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2770 का यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने मिलेगा, और ऊपर में जो टारगेट है 2880 के आसपास के, मुझे लगता है टारगेट यहाँ पे ग्रासिम में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो दोनों भी काउंटर पे हमारे निर्मल बंग में हमने रिकमेंड कर चुके हैं। ओके, चलिए ये इस समय फ्रेश ट्रेड्स आपके लिए। गाबा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। मेरा मेरा रहेगा फर्स्ट, एक स्टॉक रहेगा एपीएल अपोलो। और एपीएल अपोलो में एक अपमूव है, 1621 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 16.5 का। नियर टर्म टारगेट 1650 पॉसिबल है। एक रहेगा शॉर्ट, वो रहेगा अडानी एंटरप्राइज। यहाँ पर वीकनेस है बिल्कुल। ट्रेड कर रहा है 2327 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2340 पर, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 2300 और भी ब्रीच हो सकता है, लेकिन 2300 रीजनेबल टारगेट है अडानी एंटरप्राइज। कि अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड आपके लिए बैठता हुआ। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। मुझे देखिए, थोड़ा सा आज मैं रिस्क लूंगा भारती। मुझे लगता है भारती में एक अच्छा मूव मिलेगा। भारती में जिस तरह से ये पैटर्न बना रहा है, ये अपने क्रिस्टल के ऊपर आके बैठा है। आज रिजल्ट भी है, तो ऑब्वियसली आई थिंक कल रिजल्ट है, आई एम सॉरी। तो मुझे लगता है रिजल्ट के पहले एक अच्छी अच्छी रैली यहाँ पे आनी चाहिए। इसका टारगेट होगा 1960 से 1980 का। तो भारतीय ये बाय करूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा पॉलीकैब। पॉलीकैब का स्ट्रक्चर देखिए, डेली चार्ट इट्स बेहतरीन स्ट्रक्चर है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है 6900 के ऊपर। ये अगर सस्टेन करता है, फिलहाल जो ट्रेड हो रहा है वो 6930 के आसपास है। तो 6900 के ऊपर सस्टेन करता है फर्स्ट हाफ में, तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। सो पॉलीकैब बाय करेंगे 6900 के स्टॉप लॉस के साथ। 7000 से लेके 7050 ये इसका इंट्राडे का स्विंग का टारगेट होगा। सो भारती एंड पॉलीकैब, दीज आर टू बाय कॉल्स। ओके, भारती एंड पॉलीकैब, दीज आर टू बाय कॉल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर एंड सीआईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं, जो कि देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में शामिल हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। हम थोड़ा सा स्टॉक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक व्यू जानना चाहूँगा आपसे। जो डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम एक एंटी इंडिया उन्होंने एक कैंपेन चला दी है, इसमें इन्वेस्टर्स क्या करें? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ हद तक धैर्य दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ट्रम्प जी की नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी तो अब जानी पहचानी है। डराओ धमकाओ, बार्गेनिंग करो। मेरे ख्याल से देर इज अ लिटिल बिट मोर टू इट देन मीट्स द आई। पब्लिकली जो हम समझ पा रहे हैं कि अमेरिका चाहती है कि इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केट्स, डेयरी पोल्ट्री के मार्केट्स अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए खोल दिया जाए। जाहिर है भारत सरकार उस कंसेशन वो वाला कंसेशन देना नहीं चाहती, बट मेरे ख्याल से कुछ और भी है जो ट्रम्प साहब चाहते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। एंड फॉर गुड रीजन, आई एम श्योर भारत सरकार वो कंसेशन देना नहीं चाहती। तो ये कश्मकश चलता रहेगा। मेरे ख्याल से डील होगा। अमेरिका के हित में है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। अमेरिका को जबरदस्त जरूरत है चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को घटाने की। सो डील होगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उस पार हमारे एक्सपोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एंड देयरफॉर जो हमारा जो रवैया रहा है मार्सलस में कि फार्मा सेंट्रिक कंपनीज के ऊपर निवेश किया जाए। डिवीज लैब हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सालों से है, और ऑटो एंसिलरीज में भी मेरे ख्याल से इंडिया को फायदा मिलेगा। जस्ट दैट 2-3 महीने का एक टक्कर चलेगा, एक जबरदस्त कशमकश चलेगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से गुड न्यूज़ हमको मिलेगी कि इंडिया अमेरिका एफटीए साइन हो चुकी है। बिल्कुल, इनफैक्ट अब मैं उसी पर आ रहा था। आपका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का, उसकी
टॉप होल्डिंग अब ट्यूब इन्वेस्टमेंट है क्या? ये सही है मेरा जो मैं फैक्ट शीट पढ़ रहा हूँ? नहीं और नहीं, तो टॉप होल्डिंग डिवीज लैब है। बट ट्यूब भी और है, ट्यूब भी टॉप 5 में है। नेट ट्यूब काफी दिन पहले हमने पोजीशन छोटा किया था। एचडीएफसी बैंक आई थिंक सबसे ऊपर है, फिर ओके। ट्यूब है, एंड आई थिंक तीसरे नंबर पे ट्यूब आ जाता है। सो डिवीज और एचडीएफसी बैंक में से ऑब्वियसली ट्रम्प जी के साथ एचडीएफसी बैंक का उतना लेना देना नहीं है। डिवीज का है, कुछ हद तक ट्यूब का भी है, बिकॉज ट्यूब ने जो सीडीएमओ बिजनेस बनाई है, जो ट्यूब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो बिजनेस बनाने की चेष्टा कर रहा है, लोटस सर्जिकल्स उन्होंने खरीदा। सो ट्यूब का भी एक लेना देना है ट्रेड के साथ, बट डिवीज का सबसे ज्यादा है। हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा डिपेंडेंस यूएस ट्रेड के साथ डिवीज का है। फिलहाल जो समझ है अनुज हमको, दैट इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स को कोई बाधा नहीं है ट्रम्प जी के 25% टैरिफ से, क्योंकि वहाँ का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिससे फार्मा एक्सपोर्ट्स को कोई टैरिफ लगाई नहीं जाती। बट अगर वो सिचुएशन बदले, वी हैव टू रिविजिट डिवीज के ऊपर क्या प्रहार आता है। बट फिलहाल डिवी सीम्स टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम ट्रम्प जी का डराना धमकाना। ओके, दिवीज पे आपका ये व्यू। अच्छा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट से भी बात भी दोगे सौरभ जी? मुझे याद अच्छी तरीके से, मतलब इस साल की शुरुआत में आपके जो कुछ एडिशंस थे पोर्टफोलियो में, वो बहुत अच्छे रहे। बड़ा टाइमली आपकी एंट्री थी। उसमें था एक होम फर्स्ट फाइनेंस, है ना? एनबीएफसीज में, एचएफसीज में उसने एक बहुत स्ट्रांग मूव दिया इस वक्त। एनबीएफसीज में इस वक्त आपका व्यू क्या है? और स्पेशली एचएफसीज पे आपका टेक, कंसिडरिंग द प्राइस, आई मीन रियल एस्टेट जो इस वक्त कमांड कर रहे हैं, जिस प्रकार की डिमांड है, क्या व्यू है इस पर आपका इस वक्त? तो देखिए, हमारा एक अलग से किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो है। तो वो लास्ट 2 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, बिकॉज हमारे जिस प्रकार के लेंडर है, आपने सही जिक्र किया, होम फर्स्ट 2-3 साल से हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और साथ ही साथ जो जाने जाने पहचाने बड़े स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, चोला, बजाज फिनसर्व, ये भी हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल का हिस्सा है। सो जो मुझे नजर आ रहा है लास्ट 2 साल से, कि जैसे जैसे इकोनॉमी धीमी पड़ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में धीमी पड़ रही है, जो कमजोर लेंडर है उसकी एसेट क्वालिटी डिटीरिएट हो रही है, एसेट क्वालिटी पे प्रहार आ रहा है कमजोर लेंडर का। और जो सक्षम लेंडर है, सोच समझ के लैंडिंग करता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, होम फर्स्ट का उदाहरण भी अच्छा ही है, जो सोच समझ के लैंडिंग कर रहे हैं उनका एसेट क्वालिटी काफी हद तक बरकरार रह रहा है स्लो डाउन में। सो जो बोलते हैं गधे और घोड़े में जो फर्क है, वो धीरे धीरे समझ आ रहा है। कोविड के बाद पहले 2-3 साल में गधे और घोड़े में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, तो काफी लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे कि एचडीएफसी बैंक क्यों लेके बैठे हो, कोई पीएसयू क्यों नहीं उठा लेते। बट अब वो माहौल चला गया है, अब इकोनॉमी धीमी पड़ रही है और समझ आ रहा है कि एक अच्छा लेंडर जैसे कि होम फर्स्ट, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, और एक कमजोर लेंडर जैसे कि बाकी काफी सारे एनबीएफसी, काफी सारे पीएसयू लेंडर, उनके बीच में क्या अंतर है। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में हमको ब्रॉडर एसेट क्वालिटी डिटीरिएशन की छवि बनते हुए दिखेगी। और और ये पोलराइजेशन बढ़ेगी, चैंपियन लेंडर्स और मीडियोकर लेंडर्स में पोलराइजेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर, जॉबलेसनेस का असर एसेट क्वालिटी में और पूरी तरीके से नजर आएगा। ओके। अच्छा सौरभ जी, इसी सीक्वेंस को, डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और कैरी करूँ। यहाँ पे हमारी एचएफसीज पे बातचीत हो गई। आपने बर्जर पेंट्स भी अपने आई थिंक 2 फंड्स में ऐड किया था। हम बीते 1 साल से पेंट्स की स्टोरी पे बहुत चर्चा कर रहे हैं। एशियन पेंट्स ने कैसे अपना ग्राउंड थोड़ा सा लूज किया। अभी आपका व्यू क्या है एफएमसीजी इस पॉकेट पे? आप बर्जर पे अभी भी कमिटेड हैं, और इस स्पेस पे आपके लिमिटेड की रीडिंग क्या है? हाँ जी, सो हमारे कुछ फंड्स में बर्जर है, कुछ फंड्स में एशियन है। सो आई थिंक पेंट्स में 2 अलग अलग चीज़ें एक साथ हो रही है, तो उनको थोड़ा अलग करते हैं। एक तो एक ब्रॉडर कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, तो वो कपड़े में हो या पेंट्स में हो या गाड़ी में हो या बाइक में हो, हर पूरी जगह एक दिख रहा है ब्रॉडर कंजम्पशन स्लो डाउन, जो एम्प्लॉयमेंट के पिक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। जाहिर है उससे पेंट्स के ऊपर भी असर आया है, वो बर्जर हो या एशियन हो या कांसाई नेरोलैक हो, उतना फर्क नहीं पड़ता है। एक ब्रॉडर पेंट सेक्टर में स्लो डाउन दिख रही है। दूसरा जो कहानी जो बनाई जाती है कि बिरला ओपस ने आया, मार्केट शेयर लिया, वो वाले कहानी में उतना दम नहीं है जितना मेरे ख्याल से मार्केट समझती है। जो अंडरलाइंग डेटा है मार्केट शेयर्स का, जो अंडरलाइंग डेटा है प्रॉफिट मार्जिन्स का, उतना प्रहार बिरला ओपस का नहीं बना है जिस प्रकार से हाइप बनाई जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड क्यों हाइप बनाई जाती है। कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट नहीं लाती है मार्केट में, एक ढंढोरा पीटती है कि हमको देखिए हम कुछ ज़बरदस्त कर रहे हैं। मैं भी अगर उनकी जगह होता मैं भी करता। बट फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव एज शेयर होल्डर्स इन एशियन एंड बर्जर, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है कि उस प्रकार का इम्पैक्ट नहीं है
बिरला का और इंडीड जेएसडब्ल्यू पेंट्स का, जिस प्रकार से मेरे ख्याल से मार्केट समझ रही है। तो लार्ज लार्ज होल्डिंग्स है, सब्सटैंशियल होल्डिंग्स है एशियन और बर्जर दोनों में हमारे। ये डोडला डेयरी मैं देख रहा हूँ आपके दोनों फंड्स में है, लिटिल चैम्प्स में भी है और राइजिंग जायंट्स में भी है। इस पर इतना बुलिश क्यों हैं आप सौरभ जी? सो देखिए, अगर हम इंडिया को ब्रॉडली दो हिस्सों में तोड़े, राइट, द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द कंट्री जो रिचर पार्ट ऑफ इंडिया है, वेस्ट और साउथ, यहाँ पे एशियन स्ट्रॉन्गर है, और बिरला और एशियन की कशमकश इज मोर इन वेस्ट एंड साउथ। बर्जर इज स्ट्रॉन्गर इन नॉर्थ एंड ईस्ट, राइट, बर्जर नॉर्थ और ईस्ट में स्ट्रॉन्गर है, उतना वहाँ पे बिरला और बर्जर सौरभ जी सॉरी सॉरी, आई थिंक आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए, सॉरी। मैं डोडला डेयरी की बात कर रहा था जो डोडला डेयरी, अच्छा सॉरी, मैं हाँ बर्जर समझा। डोडला हाँ। डेयरी सिंपल सा है अनुज, मिल्क में सोर्सिंग करके, अपना दूध सोर्स करके फार्मर से, उसको प्रोसेस करके पनीर, आइसक्रीम, घी वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छा आरओसी कमाना बहुत टफ होता है, राइट। 20% आरओसी, 20% रिटर्न ऑन कैपिटल डेयरी में बहुत कम लोग कमा पाए हैं। डोडला डेयरी करीबन 10 साल से 20% आरओसी कमा रही है। और वो जो सरप्लस बनता है, एक्स्ट्रा पैसा बनता है, अगर आप 20% आरओसी लाते हो तो आपका काफ़ी भारी सरप्लस बनता है। उस पैसे को री इन्वेस्ट करती है, छोटे छोटे दूसरे डेयरीज को खरीदती है साउथ इंडिया में, और अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में भी बखूबी से वहाँ पे डेयरीज ली है। ईस्ट अफ्रीका में कंपटीशन कम है, मार्जिन ज़्यादा है। सो ये कंपनी नॉट ओनली अच्छी आरओसी कमाती है, री इन्वेस्ट करती है उस पैसे को बखूबी से। तो इसलिए करीबन 1.5 साल पहले कर्नाटका और आंध्रा का जायजा करने के बाद, काफ़ी हम कंट्री साइड में घूमे कर्नाटका आंध्रा में, डोडला का नेटवर्क देखे, उनके जो जो दूध सप्लाई करते हैं उनसे बात की है, फैक्ट्रीज में गए, और हमको लगा कि ये मल्टी बैगर प्ले बन सकता है मार्सेलस के लिए, इन अ स्पेस विच इज स्टिल गॉट लॉन्ग वे टू रन। आई थिंक दूध घी पनीर का कंजम्पशन इंडिया में काफ़ी बढ़ेगा, स्पेशली साउथ इंडिया जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ गई है। डोडला डेयरी अपीयर टू अस टू बी अ मल्टी बैगर प्ले ऑन एन अट्रैक्टिव स्पेस। ओके। एक आखिरी सवाल, आपके पोर्टफोलियो में एस्कॉर्ट्स ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, कल भी नंबर्स आए काफ़ी शानदार लगे, लेकिन वैल्यूएशंस अब थोड़ी सी प्रोहिबिटिव लगती है कि यहाँ पर 3400 पर? आई थिंक वैल्यूएशन से थोड़ा ज़्यादा अनुज हमको हिचकिचाहट होती है इस कोर्ट्स में, कि जो नई जापानीज मैनेजमेंट आई है, जैसे आपको पता होगा कुबोटा का कंट्रोलिंग स्टेक है। जो जापानीज मैनेजमेंट आई है, ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास टीम है, कुबोटा इज द वर्ल्ड लीडर इन दिस स्पेस, बट वो थोड़ा क्लैरिटी नहीं दे पा रही हम जैसे लोगों को कि आगे क्या रणनीति है, नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में रणनीति क्या है। जो हमारा चैनल चेक्स का जो पिक्चर है, वो बैलेंस्ड है कुछ हद तक। दिख रहा है कि कुबोटा के अगर प्रोडक्ट्स, कुबोटा का टेक्नोलॉजी, उसका काइजन, उसका कॉस्ट रिडक्शन एस्कॉर्ट्स में आ गया तो बेहतर होगा। बट अब तक हमको वो दमदार प्रदर्शन नहीं दिखाया है कुबोटा के मैनेजमेंट के पास से, जो उम्मीद थी 2-3 साल पहले। तो थोड़ा बैलेंस्ड है इस पे। एज यू सेड, एस्कॉर्ट्स का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर लॉस रह रहा है, और जापानीज मैनेजमेंट वो क्लैरिटी नहीं दे पा रही है शेयर होल्डर्स को, जो हमें उम्मीद है कि मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके थोड़े एक गैप के बाद। अब हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, खेडेनोमिक्स के फाउंडर सुशील खेड़े जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार उन्हें कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक? गुड मॉर्निंग। ओके, बताइए मार्केट पर अब क्या रवैया है इस समय? मार्केट की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी दिक्कत हो रही है हमारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो आवाजें कर रहे हैं उसके कारण मार्केट एक तरफा तेजी नहीं पकड़ पा रहा, और जो हमारा अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, उसकी वजह से मार्केट एक तरफा मंदी नहीं पकड़ पा रहा। तो मार्केट से तात्पर्य मेरा इंडिसेस पे है। अगर पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन को शेयर करें तो मैं एक सिंपल सी बात आपको दिखाना चाहूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। मेरी स्क्रीन शेयर करेंगे पीसीआर? लीजिए, स्क्रीन शेयर है देखिए आपकी। निफ्टी पे एक बार हम 24,900 के ऊपर आए बिना कदाच हम वापस 24,400 आ जाएं, ऐसा अभी तक का पिक्चर है। अंतिम चरण बचा है। उसके बाद 26,000, 26,100, 200 तक की चाल बने। बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि हम एक बार के लिए 57,200 तक जाएं,
और फिर से वापस 55,232 आ जाए, तो उसके बाद निफ्टी की जितनी बड़ी तेजी शायद बैंक निफ्टी नहीं पकड़ पाएगी। ये 58,500 तक ही अटक जाए, निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगी अगले 1 से 2 महीने के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को। ऐसा अभी तक का चित्र है। तो इंडिसेस पे ऑब्सेस्ड होने की बजाय एक-एक करके जहां बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट वाले इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैटर्न्स हमें मिलते जा रहे हैं, हम उन पे फोकस करते जा रहे हैं। तो बताइए स्टॉक्स में इस समय कहाँ पर आपको सबसे अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं? रियल एस्टेट में डीएलएफ लगता है 1070-80 की चाल शुरू हो चुकी है। कल के लो को स्टॉप लॉस बना के डीएलएफ भर लीजिए। फिर अगर हमने जो डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत अग्रेसिव चार्ट उस वक्त दिख रही थी कि बिल्कुल ही पक्का टॉप हो गया और इनका कोई डिफेंड करने वाला नहीं बचेगा, आती बीच बीच में चार्ट का ऐसा पैटर्न लगता है कि गया यहाँ से बिल्कुल डूब जाएगा, अभी थोड़ा सा ही करेक्शन देने के बाद फिर से जोर आ जाता है। तब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगता है 500 सवा 500 की चाल वापस शुरू हो गई है। तो डिफेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप समझ लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे हमारा टॉप पिक हो गया। तो रियल्टी और डिफेंस के 2 स्टॉक हो गए। और फिर मैं एक अपवाद आपको लगेगा, हो सकता है कुछ लोग इसको लेके चिढ़ भी जाएं, पर उनके चिढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। चार्ट बताया आईटी के स्टॉक पूरा होना था, आईटी के स्टॉक्स में हो चुका है। इवन टीसीएस जैसा स्टॉक जिसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही खराब आए हैं, 20% तक का तो रिबाउंड, 3600 रुपए तक का तो भाव टीसीएस में भी अब लगता है चाल शुरू हो गई। टेक महिंद्रा में 50-55% की चाल शुरू हो गई। ये सब 6 महीने के व्यू की बात मैं कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा में, टीसीएस में हो सकता है 2 महीने में 20% आके फिर एक नया लो आ जाए। और इवन विप्रो जैसा थका हुआ स्टॉक लगता है 30% की चाल इसमें शुरू हो गई। तो जहां पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करना, वहां अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो सिर्फ इंटेलिजेंट होने से काम नहीं होगा, डिस्पाइट इंटेलेक्ट इमोशनली इंटेलिजेंट होकर काम करना पड़ेगा। कुल चलिए आईटी पर आप बुलिश हैं इस समय। ये कोटक महिंद्रा बैंक, इसका चार्ट क्या कह रहा है आपको? चलिए मैं आपके लिए कोटक की चार्ट को पुल करता हूँ। पीसीआर देखिए, मेरी स्क्रीन को अगर खोलें, ये कोटक महिंद्रा की चार्ट ना, जो यहाँ से इस तरह से जो गैप डाउन देके जा चुकी है 2120 के नीचे, तो इसको तो लक्ष्मण रेखा समझ लो चार्ट पे। ये जो यहाँ से जो टूटा है, 3 बार सपोर्ट था और यहाँ से चला गया बिल्कुल। इसको तो इंडसइंड बैंक में भी जैसे इस तरह का बाढ़ मच गया था, तो इसको तो भूल जाओ कि 2120 के ऊपर भी ये जाना है। और ये हो गई आउटर लिमिट। और अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं, जो दुनिया भर के दूसरे ऑप्शंस हैं, कोटक महिंद्रा की चार्ट में साफ सुथरी चार्ट नहीं है, इसमें सौदा करके दोनों तरफ फंसने वाला काम है। तो हम कोटक महिंद्रा को पास करना चाहेंगे। पर आपने चूंकि व्यू पूछा है, क्या पता थोड़ा डिप आ जाए, डिप लेके 150-200 रुपया ऊपर बेचने जितनी जगह हो सकती है, उससे ज्यादा मेरे को कोटक में अभी तो कोई मूवमेंट चार्ट पे तो नहीं नजर आ रहा है। ओके, चलिए जो आपने स्टॉक्स की बात की, उसके अलावा कोई और स्टॉक्स भी हैं आपके रेडार पर जहां पर अगर आप चार्ट्स के साथ दिखाना चाहें, जो इस समय अच्छे लॉन्ग या शॉर्ट आइडियाज हैं मार्केट में? देखिए, हमारी लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है और वो रेपिटेटिव ना हो जाए इसके लिए लास्ट वीक्स में भी हमारी उन पे बात हो चुकी है। एबीएफआरएल मेरे को लगता है 75 रुपए का स्टॉक 175 हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई बुल मार्केट नहीं है, और लॉन्ग टर्म बुल मार्केट हुए बिना भी बड़े रिटर्न्स बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये देखो, एबीएफआरएल की चार्ट आ गई है मेरे स्क्रीन पे। अगर पीसीआर दिखाने का कष्ट करें तो थोड़ा सा मजा लिया जाए इस चार्ट का। देखो एबीएफआरएल की ये जो चार्ट है, पता नहीं स्क्रीन क्यों आज फ्रीज हो रही है। हाँ, ये देखिए एबीएफआरएल की इस चार्ट में बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। ये थिंक ट्रेडिंग में आज कुछ नेट का इशू है, सो हम चार्ट छोड़ देते हैं। ये अगर सिर्फ एक रैली पैटर्न था एबीसी, और 120 तक का भाव, 60 से 120 का भाव इसका सिर्फ 4-5 महीने में हुआ था, तो पास्ट में भी इस तरह की चाल आई है। और अब 75 से 175 की मूवमेंट इसमें शुरू हो चुकी है, ऐसा हमें लगता है। और एबीएफआरएल के अलावा अगर मैं
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंकों में हमारी सबसे टॉप पिक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कम से कम एक बार 60% की अपमूव इसमें है, तो किसको पता हो 60% वाली अपमूव इसमें बढ़ के 150% भी हो जाए। 69 रुपीज का स्टॉक अभी हमें लगता है 100 रुपये का भाव एक बार हम पकड़ के चलते हैं, तो 100 पे हो सकता है फर्दर बुलिशनेस आ गई, इस टॉप को इसने ब्रेकआउट दे दिया, 150 तक ना रुके, फिर पेट्रोनेट एलएनजी या आपके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फ्यूचर्स में हैं, लोग इनमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा नॉइजी हैं ये गैस की चार्ट्स, बहुत गैस भरा है उन चार्ट्स में, पर डिलीवरी उठा के कोई बैठे तो गेल में और पेट्रोनेट एलएनजी में मुझे यहाँ से 60-70% की मूवमेंट लगती है। इंडेक्स हो सकता है 26,000 जाए नहीं जाए, पहले रुक जाए, जाएगी भी तो क्या होगा, 4-5% ही हुए। तो मलाई जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में है, 50-50, 60-60% वाले पैटर्न इन स्टॉक्स में है, हम उन पे फोकस करने की सलाह देंगे आपको। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज लग रही है, थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और आराम करिए। थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए काम करते हैं, शो को यहीं समेटने का समय आया और मार्केट देखिए थोड़ी सी अब रिकवरी के मूड में 80,740 पर सेंसेक्स है, 20,640 पर निफ्टी है। थोड़ा मैं समय से पहले इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट इतना टफ है, तो सोचा कि थोड़ा शेयर और कंशन को थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, इस मार्केट को थोड़ा सा झेलने की। खैर थोड़ी रिकवरी आ रही है यहाँ पर और अब हम शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की कंचन और श्रेया के साथ कुछ ही देर में।